नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सिलसिला चल रहा था, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट से 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 12 तक चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और प्लेलिस्ट भी उस जितने भी वीडियो हैं उनको एक प्लेलिस्ट में रख दिया गया है। तो आप जो है प्लेलिस्ट से जाकर शुरुआत से वीडियो 1 से जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 12 आप तक देख लेंगे। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। यह जो है पूरे 100 प्रश्नों की अत्यंत महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है वह एग्जाम फर्स्ट चैनल द्वारा स्टार्ट की गई है और यहाँ से जो पूरी संभावना है कि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह जो प्रैक्टिस सेट है पूरी तरह से जो लेटेस्ट पैटर्न है यूपी ट्रिपल एससी का 5 विकल्पों के साथ जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यह प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आइए साथियों शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, और आप जो है कमेंट करते हुए चलेंगे। तो विकल्प ए यानी कि बड़ा ऊ, विकल्प बी यानी कि छोटी ई, और विकल्प सी यानी कि छोटी ई बड़ा आ, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि छोटी ई जो है वह दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है, जिनका वर्गीकरण जो है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में किया गया है। हर्ष स्वर के अंदर छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। दीर्घ स्वर के अंदर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ आते हैं। और संयुक्त स्वर के अंदर साथियों आपको जो है कि ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है और औ आते हैं। तो यह जो है संयुक्त स्वर के अंदर आते हैं। तो इस तरह से जो है कि स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है और जो है कि उनको हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में उनका जो है विभाजन किया गया है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो आप जो है कमेंट करेंगे इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि जो यहाँ है यह स्वर नहीं है बल्कि यह व्यंजन है। बाकी ओ, छोटा ऊ और ए यह जो है स्वर के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि यह जो साइन है कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो यह आपको बताना है कि इस जो साइन है इसका नाम क्या है। तो योजना विराम है, अल्प विराम है, निर्देशक चिन्ह है और अर्ध विराम है। तो यह किस चीज का साइन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि यह साइन जो है अर्ध विराम का है। साथियों 3 चीजें होती हैं, एक पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम। तो इन तीनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। पूर्ण विराम तो सभी जानते हैं कि जो एक लाइन खींची जाती है वह पूर्ण विराम की लाइन होती है। अल्प विराम साथियों जो कॉमा लगाते हैं उसको हम अल्प विराम कहते हैं। इस तरह से जो कॉमा का प्रयोग किया जाता है उसको अल्प विराम कहा जाता है और यह जो है पूर्ण विराम। और साथियों जो अर्ध विराम का चिन्ह होता है वह जो है इस तरह का जो साइन होता है उसको अर्ध विराम कहा जाता है। तो आप इन तीनों को जो है याद रखेंगे। बाकी अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है, यह बताना है। तो हमें यह बताना है कि इस जो शब्द लिखे हैं जैसे अंकुरित लिखा है, आर्थिक लिखा है, आभूषण लिखा है और आदरणीय लिखा है, तो हमको सही जो है वह बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो साथियों आप जो है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अंकुरित लिखा है यह जो है यहाँ पर गलत लिखा है और जो है आर्थिक यह भी साथियों गलत लिखा है और जो आदरणीय है यह भी गलत लिखा हुआ है। बाकी जो आर्थिक भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर विकल्प सी है यानी कि आभूषण जो लिखा है इसी की वर्तनी सही है। बाकी अंकुरित, आर्थिक और आदरणीय की जो मात्राएं हैं उनमें तो गड़बड़ी है। जैसे अंकुरित में क्या होगा कि क में जो है वह छोटा ऊ की मात्रा होगी, यानी कि यहाँ पर यह इसका सही होगा। आर्थिक साथियों आप जो है यहाँ पर मात्रा जो है छोटी ई की लगेगी और आदरणीय जो है यहाँ पर ये जो र है ऊपर से लगा हुआ है, यह र नहीं लगेगा बल्कि इसके बीच में जो र है वह लिखा जाएगा, तो वह जो है आदरणीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आभूषण की वर्तनी शुद्ध है, बाकी इन तीनों की वर्तनी गलत है।
इस तरह के प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे और हो सके तो आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में इस तरह के प्रश्न जो है वह कंफ्यूजन करते हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो ए, बी, सी और डी यहाँ पर बताना है कि किसकी जो वर्तनी है वह शुद्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी, यानी कि सारे जो वर्ड्स हैं सब में छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो यही जो है इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। यानी कि विकल्प डी जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल में हमें यह बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, कि समूहवाचक संज्ञा है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, जो राज्यपाल है वह एक जातिवाचक संज्ञा है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह कोई भी विकल्प नहीं, यानी कि विकल्प ही, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यही सही होगा। क्योंकि राज्यपाल जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है यह बताना है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए, यानी कि मुझे जो है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम का जो है एक भेद है। तो यहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे कि बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगने से इसके रूप में विकृति आ जाती है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः मुझे जो है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि गुरु का उत्तम अवस्था होगा, क्या होगा। गुरुत्तम, गुरुतर, गुरुत्तमतम और गौरव। तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा आप भी कमेंट में करेंगे। तो इस उत्तम अवस्था मतलब जो आपने पढ़ा होगा, जो डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि अब उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो गुरु का जो उत्तम अवस्था होगा वह विकल्प ए, यानी कि गुरुत्तम जो है गुरु का उत्तम अवस्था होगा। अब साथियों प्रश्न नंबर 9 हम देखेंगे कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। साथियों, हिंदी को आप आसान मत समझिएगा। हिंदी के प्रश्न जो होते हैं वह बहुत ही, अगर आपने डीप स्टडी नहीं किया है तो बहुत कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न होते हैं। परंतु साथियों, ऐसे परीक्षाओं में हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें आप जितना अच्छा स्कोर कर पाते हैं उतनी अच्छी आपकी रैंक जो है वह बन पाती है। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी, यानी कि इसमें सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया क्यों है। क्योंकि वो क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, अंकित टीवी देख रहा है और बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर कर्म, यानी कि बालक जो है पुस्तकालय में पढ़ रहा है तो उसके साथ कुछ न कुछ पढ़ने का मतलब क्या है कि वो कुछ किताब उसके साथ होगी, तभी तो वो पढ़ाई कर रहा होगा, किताब या मैगजीन। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि यहाँ पर हमको लिंग बताना है। तो मनगढ़ंत का लिंग हमको यहाँ पर बताना है कि मनगढ़ंत का लिंग क्या होगा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी, यानी कि मनगढ़ंत जो है वह उभय लिंग है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि मनगढ़ंत जो है एक विशेषण शब्द है, और जो जिस विशेष के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है। अतः यह जो है उभय लिंगी शब्द है। तो यानी कि जो मनगढ़ंत है, जैसे मनगढ़ंत कहानी, तो यह कहानी की विशेषता बता रहा है। मनगढ़ंत बातें, तो यह जो है अपनी जो विशेषण है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, इसलिए इसको उभय लिंग कहेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, और कारक को उपसर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताना है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो यहाँ पर जो कारक का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि यहाँ पर करण कारक का प्रयोग हुआ है। अब हम पूरा कारक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वह ने होता है, कर्म कारक का जो चिन्ह होता है यानी कि को, करण कारक जो होता है वह से के द्वारा, तो यहाँ से जो है जुड़ाव के अर्थ में होता है, और जो अपादान में से लगता है वह जो है अलगाव के अर्थ में लगता है। जैसे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं तो बच्चे जो है बस से जुड़ते हैं, तो वहां पर करण कारक का प्रयोग होगा। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए कि फल जो है वह पेड़ से गिर गया, यानी कि फल पेड़ से गिरता है, तो यहाँ पर फल जो है पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहां पर अपादान कारक होगा। परंतु इस प्रश्न में जो है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो यहाँ पर करण कारक का प्रयोग किया जाएगा। बाकी और विभक्ति हम देख लेते हैं। तो संप्रदान की जो चिन्ह होता है यानी विभक्ति को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध जो है वह का के की रा रे री, और अधिकरण यानी कि में पर, और संबोधन कारक जो होता है वह हे ओ अरे होता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। पंकज, जलज, विद्यालय और कमल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कमेंट करेंगे इस प्रश्न का कि रूढ़ शब्द कौन सा होगा। तो साथियों, रूढ़ शब्द के बारे में तो पहले हम यह जान लेते हैं कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता है। जैसे कमल, अगर कोई भी आदमी कमल कहता है तो कमल से आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कमल ही का जो है वह बोध होगा। जैसे कोई आदमी आपसे कहता है नाक या कान, तो सिर्फ और सिर्फ नाक और कान का ही आपको बोध होगा। परंतु पंकज, पंकज कहने से आप जो है पंकज का एक अर्थ जो है वह कमल होता है, यानी कि जो कीचड़ से जन्म ले उसको पंकज कहा जाता है। जलज का भी अर्थ जो है वह जो जल में जिसकी उत्पत्ति हो, तो यह भी जो है कमल का पर्यायवाची है। तो ऐसे शब्द जो है वह योग रूढ़ कहलाते हैं। और विद्यालय शब्द जो है वह दो शब्दों के मेल से बना है, तो ऐसे शब्द जो है यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, देवालय, स्नान घर। तो यहाँ पर जो रूढ़ शब्द है वह कमल है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पुलिस ने मेहमानों में से एक ही व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का खाली स्थान लगाया, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यह प्रश्न, इस प्रश्न का आप सभी जो है उत्तर देंगे। यहाँ पर देखिए दोष, अभियोग, दोषारोपण, दंड और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी, यानी कि उस पर चोरी का क्या लगाया यह बताना है। तो उस पर चोरी का जो है अभियोग लगाया, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी। यहाँ पर देखा जाए तो पूर्ण वाक्य होगा कि पुलिस ने मेहमानों में से एक ही व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का अभियोग लगाया। तो यहाँ पर देखने में जैसे यह भी है कि दोषारोपण, तो दोषारोपण लगाया नहीं, दोषारोपण किया होगा। दंड नहीं लगाया जा सकता, और जो है कि दोष, चोरी का दोष लगाया, तो यह भी उपयुक्त शब्द नहीं होगा। तो जो सबसे सटीक शब्द होगा वह चोरी का अभियोग लगाया। अगला प्रश्न देखेंगे, उपसर्ग का प्रश्न है कि प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग है। यह हमको बताना है कि प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिरूप में आप बताएंगे कि प्रति, प्रो, अति और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि प्रतिरूप में जो है प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब साथियों यह देखेंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं उसे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रति से अनेक जो दूसरे शब्द है वह प्रतिरूप है, प्रत्येक है, प्रत्युत्तर है और प्रतिपल है आदि जो है प्रति उपसर्ग से बने शब्द हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि अल्पज्ञ का विलोम, हमको बताना है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। तो सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अवज्ञ और कृतज्ञ और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होगा। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होता है, और अल्पज्ञ का अर्थ होता है थोड़ा जानने वाला, जबकि सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। बाकी अभिज्ञ शब्द का विलोम जो है अनभिज्ञ होगा, और कृतज्ञ का जो है वह विलोम कृतज्ञ होगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो मदिरा माने सभी जानते हैं शराब होता है, और मदिरा का पर्यायवाची हमको यह बताना है कौन सा नहीं है, यानी कि सुरा, मधु, अमी, मद्य और उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? अमी। तो अमी शब्द किसका पर्यायवाची है? अमी शब्द मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, आप याद करेंगे इसे कि अमी जो है यह अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, और यहाँ पर मधु, सुरा, मध्य आदि जो है मदिरा शब्द के पर्यायवाची हैं। अमी जो है अमृत का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिन प्रश्नों में यह पूछा रहता है कि नहीं है, यानी कि नकारात्मक चीजें पूछी रहती है, तो आपको अपना उत्तर देने से पहले प्रश्न को थोड़ा सा एक बार और जो है अच्छे से गहनता से अध्ययन कर लेना चाहिए। जब भी नहीं शब्द पूछा जाए तब आपको एक बार थोड़ा सा प्रश्न को चौकन्ना रहने की जरूरत हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द पृथ्वी जो है वह नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द पृथ्वी नहीं है। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं संख्या, गोद, नाटक का एक भाग इत्यादि। और पृथ्वी शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं भू, इला, धरा और धरित्री। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। पूजा घर, पुजारी, घर सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, देवालय और अश्वशाला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि मंदिर का अर्थ देवालय होता है और मंदिरा का अर्थ जो है अश्वशाला होता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द बताना है। दत्तचित, दत्तक, दंपत्ति और त्याज्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए जो अनेक शब्द का एक शब्द होता है वह विकल्प बी यानी कि दत्तक कहा जाता है गोद लिए हुए पुत्र को। बाकी पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है, जिससे त्याग देना उचित हो त्याज्य कहलाता है, और किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला जो है दत्त चित्त कहलाता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो है अन्वेषण अन्वेधन श्र और अनुधनवेषण और विकल्प डी यानी कि अनुधन एषण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अनुधन एषण जो है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनुधन एषण है। इसमें यड़ स्वर संधि है और इसके नियमानुसार यदि छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का य ऊ और बड़ा ऊ का व तथा री का जो है र हो जाता है। तो यहाँ पर यड़ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि गुण दोष किस समास का उदाहरण है। तो आप बताएंगे यहाँ पर गुण दोष जो है किस समास का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जब योजक चिन्ह से जब दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो वहां पर जो है द्वंद्व समास होता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। गुण दोष जो है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है और जिन सामासिक शब्दों के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं आदि का प्रयोग होता है वे जो है द्वंद्व सामासिक शब्द कहलाते हैं, जैसे पाप, पुण्य, भाई बहन आदि। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इस तरह के प्रश्न आपसे जो है पूछे जाते हैं। तो रचना के आधार पर आपको बताना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 8 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, आप याद रखेंगे। पहला जो होता है सरल वाक्य, दूसरा जो होता है वह मिश्र वाक्य होता है और तीसरा जो होता है वह संयुक्त वाक्य होता है साथियों। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को डायरेक्ट याद रखेंगे
कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए पूरा व्याख्या सहित हम यहाँ पर देखेंगे कि सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर गया। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसी के अधीन कोई दूसरा अपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था तब वह आया। और संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजकों यानी कि अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, तो यह जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि करुण रस का अस्थायी भाव है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होगा? भय, विस्मय, शोक और जुगुप्सा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि करुण रस का अस्थायी भाव जो है वह शोक होगा। बाकी श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, वात्सल्य का वत्सलता होता है, करुण का शोक होता है और वीर रस का अस्थायी भाव जो है वह उत्साह होता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमको अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, अनुक्ति अलंकार, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे पंक्ति में रूपक अलंकार है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं आदि जो है उदाहरण रूपक अलंकार के है। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है, यानी कि किस मुहावरे का अर्थ होता है सावधान करना? आंख दिखाना, कान खोलना, खून पीना, ओठ चबाना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सावधान करना मुहावरे का जो है वह कान खोलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान करना। आंख दिखाना मुहावरा का अर्थ होता है धमकाना, ओठ चबाना का क्रोध करना और खून पीना का शोषण करना जो है वह अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो यह प्रश्न कई बार साथियों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप जो है इस प्रश्न को पूरा रट लेंगे, अपने दिमाग के अंदर एकदम से फिट कर लेंगे, बैठा लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित काव्य प्रिय प्रवास है, जबकि कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद तथा साकेत काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त एवं निर्जा काव्य संग्रह की रचयिता महादेवी वर्मा है। प्रश्न संख्या 27 से 30 जो है वह गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे अच्छा करने का तरीका होता है कि आप एक बार पूरा गद्यांश को पढ़ लें, उसके बाद जो प्रश्न दिया गया है उसको आप पढ़ें और उसके बाद उस प्रश्न के कीवर्ड को उस गद्यांश से मिलाएं, तो आपको पूरी सटीकता के साथ 99% चांसेज होता है कि आप जो है उत्तर को पा लेते हैं। तो आइए देखते हैं, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर पाता है? तो विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, क्योंकि इस तरह से जो है आपको गद्यांश में लिखा गया होगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किस चीज से? संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण यानी कि रूढ़िवादी विचारणा से और प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से उसे मुक्ति मिली है। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि यातायात एवं संचार साधनों का विकास विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि
अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य। दिए गए गद्यांश के अनुसार हस्तामलक का अभिप्राय अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य से है। तो साथियों, अब 15 प्रश्न जो है रीजनिंग के हैं, तो उन प्रश्नों को स्किप करेंगे और सीधे जो है हम जीएस के प्रश्नों से अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रीजनिंग के लिए जो है एक अलग से प्लेलिस्ट आपको एग्जाम फर्स्ट चैनल पर बनाई जाएगी और आप जो है अपने लेवल से रीजनिंग की तैयारी जो है करते रहेंगे। बाकी आइए हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 46 से देखते हैं कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। तो यह आपको बताना है, आप कमेंट करेंगे। सतलुज और चिनाब के, ब्यास और सतलज के, चिनाब और रावी के, ब्यास और झेलम के। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट जो बताना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ब्यास और सतलज के। ऋग्वेद में विश्वामित्र नदी तथा नाम कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं सुतुद्र और विपाशा नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है और इन दोनों नदियों का वर्तमान नाम ब्यास और सतलुज है। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह परीक्षाओं में आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो ए यानी कि मुस्लिम लीग, बी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी यानी कि आजाद हिंद फौज और स्वराज पार्टी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। लेक तुर्कान दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है और यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और ओमान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प जो है ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्याख्या देखेंगे कि लेक तुर्कान दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है और यह दुनिया के 4 देशों में विस्तृत होती है, जिसमें इथोपिया, केन्या, दक्षिणी सूडान और युगांडा है और यह ओमो तुर्कान बेसिन का हिस्सा है। तो यानी कि यह लेक जो है किसी एक पर्टिकुलर देश में नहीं है, यह दुनिया के 4 देशों में विस्तारित होती है, जिसमें इथोपिया, केन्या, दक्षिणी सूडान और युगांडा आता है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे कि स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि बागवानी, आलू उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, तिलहन उत्पादन। तो किसमें जो है स्वर्ण क्रांति का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि स्वर्ण क्रांति जो है वह बागवानी से संबंधित है। वर्ष 1991 से 2003 के बीच की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन की अवधि के रूप में जाना जाता है और स्वर्ण क्रांति जो है शहद और बागवानी से संबंधित है, यानी कि हनी और हॉर्टिकल्चर से जो है गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है, यानी कि स्वर्ण क्रांति। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि धौलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे कि ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर कौन था जिसने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और इसे पूरा किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा, यानी कि गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान सिराजी और मोहम्मद अब्दुल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अमानत खान सिराजी। अब यह प्रश्न थोड़ा सा नया और कंफ्यूजिंग लग सकता है कुछ मित्रों को, परंतु यहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे कि 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था और इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल के पूर्वी द्वार के सामने मनाया जाता है। तो यहाँ पर यह एक थोड़ा सा नया प्रश्न दिख रहा है, तो आप इसे याद करेंगे कि इसकी कैलीग्राफर यानी कि इसकी रचना जो है अमानत खान सिराजी के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन यानी कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप साथियों जो है कमेंट करेंगे 10 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को,
4 अप्रैल 1930 को और 4 फरवरी 1922 को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च यात्रा अपने साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया गया था और यह अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर यानी कि 240 मील चलकर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते ही होंगे। बाबा साहेब जो है वह अंबेडकर जी को कहा जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर। अंबेडकर का भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, यानी कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि भारत के राष्ट्रपति, संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन और संसद का संविधान। तो आप मित्र जो है कमेंट करेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि संघ की राजभाषा। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी है और राज्य की भाषा अनुच्छेद 345 में है। बसंत विश्व होता है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी साथी लगातार पिछले 3-4 एग्जाम दिए होंगे तो उनको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिला होगा कि बसंत विश्व जो है वह जरूर कई बार परीक्षाओं में, पीटी की भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बसंत विश्व बताना है किस तारीख को होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह 25 मई को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि भारत में बसंत विश्व की समय सीमा 21 मार्च को है। ठीक है, यहाँ पर 21 मार्च को बसंत विश्व होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि होली जो है वह मार्च के महीने में पड़ती है और होली के समय जो मौसम होता है वह बसंत ऋतु का मौसम होता है, क्योंकि उस समय न ज्यादा ठंडी लगती है न गर्मी लगती है, एवरग्रीन वेदर होता है। तो उसी समय जो है बसंत विश्व होता है भारत में, यानी कि 21 मार्च को, यानी कि मार्च के महीने में बसंत विश्व जो है होता है। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे कि शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बताना है आपको साइबेरिया, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड और कैलिफोर्निया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि कैलिफोर्निया में। ठीक है, सांता आना जो है हवा कैलिफोर्निया में बहती है। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो ब्यूफोर्ट स्केल का, क्यूसेक का, रेक्टर स्केल का, एनीमोमीटर का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल पर समुद्र में हवा की गति, रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता और एनीमोमीटर से पृथ्वी तल पर हवा की गति जो है मापी जाती है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि इसके कपास उद्योग के कारण कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है यह बताना है। साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि सोना। सोना जो है सबसे अधिक तन्य एवं सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। यह वायु से क्रिया नहीं करती है और सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। 100% शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क और कान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो मस्तिष्क है वह प्रभावित हो जाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बताना है। तो यह एजी टांसले के द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? टोंडा, कोटा, कुरुम्बा और मोग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मोग जनजाति जो है वह नीलगिरी की पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियां दक्षिण भारत में स्थित हैं, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली है। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां कितने राज्यों में फैली हैं? तो यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में फैली है। नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा, कोटा और कुरुम्बा जनजाति रहती है, जबकि मोग जनजाति के लोग त्रिपुरा राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न अब देखेंगे कि हलारी नस्ल के गधों के संरक्षण के लिए कौन सा ट्रस्ट कार्य कर रहा है? तो ए जीवन ट्रस्ट, सजीवन ट्रस्ट, नवजीवन ट्रस्ट और पशुपालन ट्रस्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सजीवन ट्रस्ट जो है वह हलारी नस्ल के गधों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। हम सफर नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? यानी कि गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है हम सफर नीति का संचालन शुरू किया गया है। हाल ही में विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन यानी कि WAZA ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता को कितने महीने के लिए निलंबित किया है? तो इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप WAZA का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन WAZA। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि 6 महीने के लिए निलंबित किया है। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे कि कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः बने होते हैं लेड के, सिलिकॉन के, क्रोमियम के, गोल्ड के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सिलिकॉन के आईसी चिप बनाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन से फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि Ctrl+F2 के द्वारा प्रिंट प्रीव्यू जो है विंडो प्रदर्शित की जाती है। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि Alt+Shift+Tab का प्रयोग जो है पूर्व में खोले गए विंडो पर जाने के लिए किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? SMTP और POP दोनों, HTTP, POP और SMTP। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि POP प्रोटोकॉल जो है का उपयोग ईमेल सर्वर से क्लाइंट को संदेश स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। और POP का पहला संस्करण 1984 में रिलीज किया गया था। और POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो आप POP का फुल फॉर्म भी याद करेंगे। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? फंक्शन, कंट्रोल, स्पेस बार और एरो। तो सबसे ज्यादा जो है वह कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। एक HDMI टाइप ए कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्याख्या यहां पर देखेंगे कि HDMI एक प्रोस्पेरिटी ऑडियो वीडियो इंटरफेस है जो एक असंपीड़ित कंप्यूटर, डेटा, वीडियो प्रोजेक्टर, डिजिटल टेलीविजन या डिजिटल ऑडियो डिवाइस के लिए डिस्प्ले कंट्रोलर जैसे HDMI अनुरूप स्रोत डिवाइस से संपीड़ित वीडियो डेटा को संपीड़ित या असंपीड़ित करता है। और एक HDMI टाइप ए में 19 पिन होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप याद करेंगे कि टोटल जो है एक कनेक्टर में 19 पिन होती हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभांकर क्या है? भालू, पेंगुइन, सिंह और व्हेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि लाइनेक्स का जो लोगो है वह उस पर पेंगुइन जो है बना रहता है। विंडोज 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर आदि को बदलने के लिए एक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमको बताना है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुनें। विंडोज टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप क्या दबाएंगे?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट प्रेस करेंगे तो विंडोज टास्क मैनेजर खुल जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉस इवन फैक्ट एक्स ई एक्सपी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस कैटेगरी में होते हैं? तो यह हमको बताना है कि यह फंक्शन जो है किस कैटेगरी में होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मैथमेटिकल कैटेगरी में आते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि www.symbolics.com जो है वह वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत होने वाला पहला डोमेन था और इसने 15 मार्च 1985 को कैम्ब्रिज मास में एक कंप्यूटर सिस्टम कंपनी सिंबोलिक्स इंक को पंजीकृत किया था। तो यह प्रश्न भी थोड़ा सा अलग प्रश्न है तो आप इसे याद करेंगे। वेबसाइट का पृष्ठ जो विषय वस्तु की सारणी के रूप में कार्य करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसे जो है होम पेज यानी कि आमुख पृष्ठ कहा जाता है। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली यानी कि ORS शुरू की गई, कब शुरुआत की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS की शुरुआत 4 जुलाई 2015 में हुई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं और जो सही उत्तर है वह 4 जुलाई 2015। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया था? यानी कि साइबर स्पेस जो है फर्स्ट टाइम किसके द्वारा इसकी अवधारणा पेश की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि विलियम गिब्सन के द्वारा साइबर स्पेस की अवधारणा पहली बार प्रयोग की गई थी। डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि उसे जो है डेटा वेयर हाउसिंग कहा जाता है। अब यूपी जीके के प्रश्नों को हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आप सभी साथी साथ में उत्तर देते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। तो हमने दोनों प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया, सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला, साथ में उनका क्षेत्रफल भी हमने यहाँ पर देख लिया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यहाँ यह किसके निकट स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यह जो है कर्क रेखा के निकट स्थित है। सुराह ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सुराह ताल जो है बलिया जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र इसलिए बाढ़ प्रभावित है क्योंकि यह बिहार से सटा हुआ है और हिमालय से ज्यादातर नदियां जो निकलती हैं वह जो है बिहार में, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी और उसी से सटा हुआ पूर्वी क्षेत्र है। तो यह सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वह पूर्वी क्षेत्र ही है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कृषक समृद्धि आयोग का गठन जो है वह 2017 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह हमको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। बाकी ग्रीन पार्क कानपुर में यह सुमेलित है। बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर में, ध्यानचंद्र एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ में, यह भी सही सुमेलित है। मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि तेल रिफाइनरी के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था और गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी 1 और 2 दोनों जो है वह सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि
कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है, कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मिर्जापुर। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि भातखंडे संगीत जो संस्थान है वह लखनऊ में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कुषाणों के समय की मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं। निम्नलिखित में से कौन जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि जीटी रोड पर लखनऊ नहीं आता है, बाकी कानपुर, प्रयागराज और अलीगढ़ जीटी रोड पर ही आते हैं। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि मोतीलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इनमें से किस स्थान पर स्थित है, यह बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि इज्जत नगर बरेली में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 14 दिन। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है और विधान परिषद न ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। काम्पिले मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि जैन धर्म से। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि राज प्रताप सिंह को। फिर भी साथियों एक बार जो है आप लेटेस्ट का एक बार अपने से जरूर चेक कर लीजिएगा। यह डेटा हो सकता है कि शायद बदल गया हो, परंतु अभी तक जो है इसमें राज प्रताप सिंह का ही नाम था, तो आप एक बार इसे जरूर चेक कर लेंगे। हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल परिषद का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कानपुर में। और साथियों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का 7वां और अंतिम प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा विकसित की गई, कहां पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि IIT कानपुर। तो आप सभी साथियों ने देखा कि हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के सभी 100 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो जो भी साथी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम लगा हुआ है, वह सभी साथी अपनी तैयारी को सीरियस जो है शुरुआत कर दें। और यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जा रही है, तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आपको जो है फायदा मिलेगा। बीच में आप प्रैक्टिस सेट को मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह आपको करवाया जा रहा है और ऐसे ही प्रश्न जो है वह आपकी परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। और जो भी साथी सीरियसली तैयारी करते हैं उन सभी को पता है कि प्रैक्टिस सेट का महत्व कितना ज्यादा होता है। आप पूरा पढ़ाई करते हैं, पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, परंतु जब आपके सामने से क्वेश्चंस जब लगातार गुजरते हैं तब आपका माइंड जो है कॉन्शियस माइंड से आपका दिमाग काम करता है कि मैं कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा हूँ, कितने प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप सभी साथी यह भी कमेंट करेंगे कि आप इन 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न आपके गलत हुए। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी पुराने हैं वह वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे। नए साथी जो है वह जो आज जुड़े हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।